नर्वस सिस्टम की जब हम बात करते हैं तो हमें ये जानना जरूरी है कि नर्वस सिस्टम बेसिकली किस रिस्पॉन्स को बॉडी में क्रिएट करता है। ठीक है, मतलब बॉडी में नर्वस सिस्टम का रोल क्या है, क्या रोल प्ले कर रहा है नर्वस सिस्टम। तो जब भी हम नर्वस सिस्टम की बात करेंगे, जितना भी बॉडी में कोऑर्डिनेशन है, जितना भी बॉडी में रेस्पॉन्स है, जितना भी बॉडी वर्क कर रही है, उसके लिए जो प्रोसेसिंग यूनिट है वो आपका नर्वस सिस्टम है। यानी कि जो हमारा कॉन्शियस मूवमेंट है, उस कॉन्शियस मूवमेंट के पीछे आपकी नर्वस सिस्टम ही है। सो व्हेन वी टॉक अबाउट व्हाट इज द पर्पस ऑफ स्टडिंग दिस नर्वस सिस्टम, ये नर्वस सिस्टम आपकी बॉडी के सारे कोऑर्डिनेशन को, जिन जिन एक्टिविटीज में कोऑर्डिनेशन की जरूरत होती है उसको मेंटेन करता है, बॉडी को रिस्पॉन्ड करने के लिए इनेबल करता है, और चेंजेस अडेप्ट करता है बॉडी में इन टू आउट और आउट टू इन। यानी कि कोई भी स्टिमुलस अगर बॉडी में बाहर से आता है तो उसके हिसाब से बॉडी में रिस्पॉन्स क्रिएट करने का काम इस नर्वस सिस्टम का ही होता है। तो ये दो मेन इंपॉर्टेंट फंक्शंस हैं आपके नर्वस सिस्टम के, एक है कोऑर्डिनेशन और दूसरा है बॉडी को स्टिमुलस के अकॉर्डिंग रिस्पॉन्स कराना। तो जब हम नर्वस सिस्टम की बात करते हैं, यहाँ पे दो तरह के आपके नर्वस सिस्टम आते हैं। सबसे पहला होता है सेंट्रल नर्वस सिस्टम, दूसरा है आपका पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। जैसा कि नाम से ही समझ में आ रहा है, सेंट्रल का मतलब क्या हुआ, जो मिड लाइन पे है। अभी आपको याद होगा हम लोग स्केलेटल सिस्टम पढ़ चुके हैं, वहां पे भी हम लोगों ने जब डिवीजन पढ़ा था स्केलेटल सिस्टम का, तो दो पार्ट थे, एक था आपका एक्सियल, दूसरा था अपेंडिकुलर। तो एक्सियल स्केलेटल सिस्टम के अंदर के जो नर्व है या जितना भी नर्व वाला पार्ट है वो पूरा आपका सेंट्रल नर्वस सिस्टम में आएगा, और अपेंडिकुलर एरियाज में जितना भी नर्व प्रोजेक्शन है वो सारा आपका पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में आएगा। ठीक है, तो जब हम सेंट्रल नर्वस सिस्टम की बात करेंगे, इसमें मेन कंपोनेंट कौन कौन से आ जाएंगे आपके, एक आ जाएगा स्कल वाला पोर्शन और दूसरा आ जाएगा आपका स्पाइनल कॉर्ड वाला पोर्शन। ठीक है, so whenever we talk about central nervous system, it will be containing your brain and the spinal cord, not a spinal column. Spinal cord is different, spinal column is different. When we talk about spinal cord, ये नर्व का गुच्छा है जो पूरा उस स्केलेटल सिस्टम में आपके एक्सियल बोन के वर्टिब्रास के बीच में प्रोटेक्टेड है। ठीक है, तो ये जो हमने स्कल वाला पोर्शन देखा था, जैसे इसमें चार लोग से, एक बार रिवाइज करेंगे कौन कौन से लोग से, फ्रंटल जो आपका फ्रंट वाला पोर्शन है ना, पेराइटल, टेम्पोरल और ऑक्सीपिटल। ये चारों हमने क्यों याद किए हैं, क्योंकि अभी फिर से जो सेरेब्रम के अंदर आपके पार्टीशन आएंगे वो उसी के अकॉर्डिंग आएंगे। अगर हम स्कल को हटा के देखें तो कुछ इस तरह का स्ट्रक्चर आपका ब्रेन का दिखता है। ठीक है, अब इस स्ट्रक्चर में फिर से आपके पार्टीशन आएंगे। कौन कौन से पार्टीशन आएंगे, सबसे पहले 6 में हिस्से होंगे। तो अगर हम इसको हाफ डिवाइड करें तो ये जो ऊपर का पोर्शन है ये है आपका सेरेब्रम, जो सबसे टॉप लेयर है। ठीक है, इसके बाद जो सबसे डाउन पे बैक साइड पे ऑक्सीपिटल वाले पोर्शन पे है ये है आपका सेरेब्रम। इसके बाद जो सेंटर में पोर्शन है ये पूरा, ये है आपका डायइंसेफ्लॉन। ठीक है, इनके नाम इंपॉर्टेंट है। इसके बाद डायइंसेफ्लॉन के नीचे आपका है मिड ब्रेन, मिड ब्रेन के नीचे फिर ये आ जाएगा आपका पॉन्स, और पॉन्स के बाद लास्ट में आ जाएगा मेडुला ऑब्लांगेटा। तो ये 6 नाम है, 6 के 6 नाम इंपॉर्टेंट है, नोट कर लेंगे, सेंट्रल नर्वस सिस्टम का हिस्सा है। ठीक है, ब्रेन के अंदर अभी हमने क्या देखा, सेंट्रल नर्वस सिस्टम है, उसके अंदर आपके दो पार्ट्स हैं, एक है आपका ब्रेन, दूसरा है आपका स्पाइनल कॉर्ड। तो ब्रेन वाले हिस्से के अंदर ये 6 नाम आएंगे, 6 के 6 नाम हमें पता होने चाहिए। कैसे याद करेंगे, सेरेब्रम, सेरेब्लम, सेरे दोनों में कॉमन है, एक ब्रम है एक ब्लम है। ठीक है, उसके बाद डायइंसेफ्लॉन और मेडुला ऑब्लांगेटा, ये दोनों नाम बड़े हैं, इन दोनों नामों को हम एक साथ याद रख सकते हैं। और मिड ब्रेन और पॉन्स अगर आप देखेंगे तो मिड ब्रेन के है पॉन्स है, दोनों बिल्कुल एक दूसरे के ऊपर नीचे सेट है ना। तो मिड ब्रेन, पॉन्स, मेडुला ऑब्लांगेटा, ये तीनों एक ही लाइन में सेटेड है। इन तीनों को एक साथ रख सकते हैं हम। सेरेब्रम हो गया, उसके पीछे जहाँ पे सेरेब्रम खत्म हो वहीं पे सेरेब्लम हो गया, सेंटर में डायइंसेफ्लॉन हो गया, और उसके बाद मिड ब्रेन, पॉन्स और मेडुला ऑब्लांगेटा। इस तरह से आपका 6 पार्टीशन किसका होगा, जो आपका नर्वस सिस्टम का, सेंट्रल नर्वस सिस्टम वाला पार्ट है। ठीक है, तो इसमें ब्रेन के अंदर फिर से जो सेरेब्रम है वो दो पार्टीशन में डिवाइड होगा, दो हेमिस्फीयर में डिवाइड होगा।
एक लेफ्ट हेमिस्फीयर और एक राइट हेमिस्फीयर। लेफ्ट मतलब जो लेफ्ट साइड पे है, लेफ्ट कॉर्टेक्स है, राइट हेमिस्फीयर मतलब जो राइट साइड पे है। लेकिन अगर आप इसको फिर से देखोगे साइड से, जब हम लेफ्ट हेमिस्फीयर को देखेंगे तो इसी के ऊपर आपका स्कल था ना, ऐसे चढ़ा हुआ, ये आपका सामने माथे वाला हिस्सा है और ये पीछे गर्दन वाला हिस्सा है। तो यहाँ पे जो स्कल बोन के डिवीजन थे वही 4 डिवीजन यहाँ पे सेम आएंगे। कौन कौन से? सबसे पहले जो सामने वाला है वो हो जाएगा आपका फ्रंटल लोब। उसके बाद ये जो पोनीटेल वाला एरिया था ये हो जाएगा आपका पैराइटल लोब। उसके बाद नीचे ये जो कान के पीछे से बोन आती थी वो टेम्पोरल थी, तो ये हो जाएगा आपका टेम्पोरल लोब। और लास्ट में जो सबसे पीछे वाली बोन थी वो ऑसिपिटल थी, तो वही पार्टीशन इसमें भी हो जाएगा ऑसिपिटल। ठीक है, तो वही 4 पार्टीशन जो आपके स्कल में थे वही 4 पार्टीशन सेरेब्रम के अंदर भी होंगे। कौन कौन से? फ्रंटल, पैराइटल, टेम्पोरल और ऑसिपिटल। 2 ऑइड वाले जो नाम है केवल वही, क्योंकि ऑइड वाले बोन कहाँ पे थे? हमारे आंख के अंदर थे, है ना। तो इसलिए ये 4 जो स्कल बोन के मेन पार्टीशन थे वही मेन पार्टीशन आपके 4 लोब आएंगे सेरेब्रम के अंदर, जो सबसे अपर लेयर है आपके ब्रेन। अब इसमें हमें इम्पोर्टेंट चीजें क्या याद रखनी थी? जो सेरेब्रम है यानी कि इसका जो फ्रंटल लोब है, ये है आपका जो रीजनिंग और थॉट्स को कंट्रोल करता है। ठीक है, जितना भी हमारा लॉजिकल थिंकिंग वाला पोर्शन है वो सब ये फ्रंट वाला पोर्शन कंट्रोल करता है, जो माथे वाला हिस्सा होता है। इसी वजह से जब हम किसी चीज को बहुत ज्यादा सोचते हैं या फिर इंटरनली हम एनालाइज करते हैं, स्ट्रेस में होते हैं, तो आपका जो माथे वाला हिस्सा है, सिर वाला हिस्सा सामने से ही दर्द करने लगता है, क्योंकि यहाँ पे स्टिफनेस आ जाती है। इसके बाद जो आपका पैराइटल लोब है, पैराइटल लोब मतलब ये जो थोड़ा पीछे वाला पोनीटेल वाला एरिया है, ये सारे सेंसरी इंफॉर्मेशन को इंटीग्रेट करता है। इंटीग्रेशन का मतलब क्या हुआ? जितना भी आपने सुना उस सबको आप समझने की कोशिश कर रहे हैं, एनालाइज कर रहे हैं, उस इंटीग्रेशन का काम इस पैराइटल लोब का है। ठीक है, इसके बाद तीसरा आता है आपका पैराइटल लोब के बाद टेम्पोरल लोब। टेम्पोरल लोब जो है ये ठीक कान के पीछे वाला एरिया है, कान यहीं पे होता है। तो कान का जितना भी ऑडिटरी इंफॉर्मेशन है, ईयर से जितना भी ऑडिटरी इंफॉर्मेशन है, वो इस टेम्पोरल लोब में आपका एक्सेस किया जाएगा। ठीक है, उसकी प्रोसेसिंग सारी टेम्पोरल लोब में होगी। इसके बाद लास्ट आता है आपका ऑसिपिटल लोब। ऑसिपिटल लोब जो है इसके सामने अगर हम देखें सेरेब्रम का जो पार्ट है ये खाली है, यहीं पे हमारा आंख वाला हिस्सा होता है। अगर इस ऊपर वाली पोर्शन को हटा दिया जाए, टेम्पोरल वाले को, तो कान इस पोर्शन पे है और कान के थोड़ा सा आगे सर्कुलर फॉर्म में यहाँ पे आपका आंखें होंगी, है ना, फ्रंटल से थोड़ा सा अंदर की तरफ। इनका जो कोनिकल स्ट्रक्चर है वो इस ऑसिपुट में जाके रेटिना पे आपका इमेजेस क्रिएट करता है। तो ऑसिपिटल लोब जो है ये आपका पूरी इंफॉर्मेशन जितनी विजुअल आप आंखों से देखेंगे उसको प्रोसेस करने का काम करेगा। अगर आपने कभी महसूस किया हो, जब बहुत ज़्यादा हम स्क्रीन टाइम रखते हैं या फिर आँखों को बहुत ज़्यादा समय तक खुला रखते हैं, तो सिर का ये पीछे वाला हिस्सा जो है वो दर्द करने लगता है। ये कान के पास वाला है तो ये सिंपल सी बात है, आपका ईयर के जो प्रोसेस है उसको कंट्रोल करेगा। पीछे वाला जो है वो आपका आँखों से रिलेटेड है। जो सेंटर वाला है, जो आपका पैराइटल लोब है, ये आपका किससे इन्फॉर्मेशन, जो आप सेंसरी इन्फॉर्मेशन ले रहे हैं उसके इंटीग्रेशन में काम आएगा। और जो फ्रंटल वाला है ये पूरा लॉजिकल थिंकिंग इस सब में काम आता है। ठीक है, तो ये 4 लोग हो गए हमारे सेरेब्रम के अंदर। कौन कौन से थे एक बार रिवाइज करेंगे? फ्रंटल जिसका काम था सारे इंफॉर्मेशन का रीजनिंग और लॉजिकल रीजनिंग को लेके उसको डिसाइड करना। पैराइटल लोब दूसरा, जिसका काम क्या था आपका जितनी भी इंफॉर्मेशन है उसको इंटीग्रेट करना। उसके बाद टेम्पोरल लोब कान के पीछे था तो उसका काम होगा ऑडिटरी इंफॉर्मेशन को कैरी करना और उसको प्रोसेस करना। और ऑसिपुट लोब जो था वो आपका आई से रिलेटेड है, यानी कि आई से आप जितना भी विजन देखेंगे इन सबको एनालाइज करना, उसके हिसाब से रिस्पॉन्ड करना, वो सब ऑसिपुट वाले सेरेब्रम पार्ट का काम होगा। इसके बाद आपका आता है सेकंड सेक्शन, जो है सेरेबेलम, बैक साइड पे है ना। ये हमने पार्टीशन देखा, इसका बैक पार्टीशन के बैक साइड पे है, जो बिल्कुल सिर के पीछे वाला हिस्सा होता है ना, जहाँ पे आपका सर्वाइकल का पेन एक्चुअल में जहाँ से स्टार्ट होता है उस वाले पोर्शन पे, ये आपका सेरेबेलम है। सेरेबेलम बेसिकली लोकेटेड होगा बैक साइड पे हेड के। ठीक है, और यहाँ पे फंक्शंस जो है वो कौन कौन से होंगे? सबसे पहला मसल कोऑर्डिनेशन, पूरी बॉडी में जब आप कुछ काम कर रहे हैं तो कौन सी मसल को कब एक्टिवेट होना है, कब एक्सटेंड होना है, कब कॉन्ट्रैक्ट होना है, ये पूरा कोऑर्डिनेशन सेरेब्रम का। बॉडी में बैलेंस बनाए रखने का, पोस्चर मेंटेनेंस का, मसल टोनिंग का काम सेरेब्रम करता है। ठीक है, यानी कि बेसिकली क्या हो गया, जितना भी
लॉजिकल थिंकिंग वाला काम था, जो जिसको हम एक्चुअल में बोलते हैं दिमाग वाला काम, वो सेरेब्रम ने किया और उसको फिजिकल फॉर्मेट में उतारने का काम सेरेब्रम ने किया। ठीक है, ऊपर से पूरी लॉजिकल थिंकिंग रीजनिंग वगैरह सब हो गई, जो हमने देखा वो प्रोसीड हो गया, जो सुना वो प्रोसीड हो गया। पैराइटल लोब ने उसको इंटीग्रेट किया और फ्रंटल लोब ने उसके हिसाब से रीजनिंग करके सेरेब्रम को इन्फॉर्मेशन भेज दी। सेरेब्रम के अकॉर्डिंग बॉडी में चेंजेस करेगा, मसल कोऑर्डिनेशन, मसल ट्रेनिंग, बैलेंस, पोस्चर, सारी चीजें मेंटेन करेगा आपका सेरेब्रम। ठीक है, इसकी पोजीशन को अगर देखा जाए तो नेक में बिल्कुल सर्वाइकल के स्टार्टिंग से होती है। तो ये दो पोर्शन हमारे हो गए, एक हो गया सेरेब्रम जो फ्रंटल पोर्शन से ऑसिकुट पोर्शन तक है, उसके बाद ये बैक साइड में जो है दैट इज सेरेबेलम। ठीक है, इनके फंक्शन हो गए। अब इसके बाद आपका बीच वाला पोर्शन आता है विच इज डायएंसेफेलॉन। डायएंसेफेलॉन का मीनिंग क्या है कि जितना भी सेक्शन है मिड ब्रेन वाला, ये जिसमें आपका थैलेमस और हाइपोथैलेमस दोनों इंक्लूडेड है। ठीक है, अब ये जो थैलेमस वाला पोर्शन है, जितने भी सेंसरी इम्पल्सेस हैं वो सेरेब्रम को भेजने का काम यही थैलेमस करता है। ठीक है, यानी कि जो आपने ईयर से सेंस किया, जो आंखों से चीजों को सेंस किया, वो आके इस थैलेमस में इंफॉर्मेशन कोड में जाएगी। बिकॉज जैसे कंप्यूटर हमारी लैंग्वेज में समझता है, कंप्यूटर उसको कोड करता है बाइनरी DOR करने, वैसे ही जो ऑडिटरी इंफॉर्मेशन हमने ली, जो हमने विजन इंफॉर्मेशन ली, उसको इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स में कन्वर्ट करने का काम करेगा ये थैलेमस और उसको भेज देगा आपका फर्दर प्रोसीडिंग के लिए सेरेब्रम में। ठीक है, इसके बाद ये पूरा फंक्शन बेसिकली इसका हो गया थैलेमस का। बट जब हम हाइपोथैलेमस की बात करते हैं तो हाइपोथैलेमस का मेन फंक्शन क्या है? बॉडी में होम्योस्टेसिस को मेंटेन करना। होम्योस्टेसिस के अंदर क्या क्या चीजें आ जाएंगी? आपका बॉडी टेम्परेचर, वाटर बैलेंस, आपकी बॉडी में स्लीप और ब्लड वेसल्स का कॉन्ट्रैक्शन, डायलेशन, जितना भी ऑटोमेटिक फंक्शन सारा चल रहा है, ये सब का रेगुलेशन और कंट्रोल हाइपोथैलेमस करता है। ठीक है, तो जो मिड वाला पोर्शन था जिसका नाम है डायाइंसेफेलॉन, इसके अंदर दो पार्ट्स हैं। सेंटर वाला पोर्शन आपका थैलेमस है, जो क्या काम कर रहा है? इंफॉर्मेशन को सेरेब्रम तक भेजने का काम कर रहा है। दूसरा पोर्शन जो हाइपोथैलेमस है वो क्या कर रहा है? पूरा जितना भी बॉडी का बैलेंस है उसको बनाए रखने का, उसे रेगुलेट करने का काम कर रहा है। ठीक है, तो इस तरह से आपका भूख प्यास, वाटर बैलेंस, कब है कब नहीं, ये सारा काम हाइपोथैलेमस के अंदर आता है, यानी हाइपोथैलेमस इसका कंट्रोल सेंटर है। इसके अलावा जो एंड पर जितनी भी आपकी फीलिंग्स है, उनको फीलिंग्स को कंट्रोल करने का काम भी हाइपोथैलेमस का होता है। सो इसके बाद आ जाता है आपका तीन पोर्शन हो चुके हैं, एक ऊपर का सेरेब्रम, पीछे सेरेबेलम, ये बीच में आ गया डायएंसेफेलॉन जिसके अंदर दो पार्ट थे, थैलेमस एंड हाइपोथैलेमस। ठीक है, इसके बाद और नीचे हम इसको जाते हैं तो ये है आपका मिड ब्रेन। मिड ब्रेन बेसिकली क्या है? सेरेब्रम के नीचे जहाँ पे सेरेब्रम खत्म होता है वहां पे ये लोकेटेड है। ठीक है, अब सेरेब्रम आपका जितना भी आई और ऑडिटरी रिफ्लेक्स है उसके लिए रिस्पॉन्सिबल है। मीन्स टू से क्या है कि आप जो हियर करेंगे, जो विजन देखेंगे, उन सबके लिए रिस्पॉन्सिबल है आपका मिड ब्रेन। ठीक है, उसके अकॉर्डिंग क्या रिएक्शन बॉडी दे रही है वो मिड ब्रेन डिसाइड करेगा। सो आफ्टर दैट नेक्स्ट वन है पॉन्स, जो मिड ब्रेन के ठीक नीचे लोकेटेड है। ठीक है, मिड ब्रेन, पॉन्स और मेडुला ऑब्लोंगेटा ये तीनों बिल्कुल एक लाइन में सेटेड है, तो लोकेशन तो हमें इजीली याद हो जाएगी कि मिड ब्रेन जो है वो सेरेब्रम के नीचे है, पॉन्स मिड ब्रेन के नीचे है और मेडुला ऑब्लोंगेटा जो है वो पॉन्स के नीचे से स्टार्ट। ठीक है, तो पॉन्स जो है बेसिकली मिड ब्रेन के नीचे, यानी कि ब्रेन स्टेम यहाँ से हमारी शुरू हो जाएगी। ब्रेन की जो एक जड़ है, जैसे पेड़ का एक तना होता है, वैसे ये जो ऊपर पेड़ है इसका जो मेन तना है वो यहाँ से स्टार्ट हो जाता है पॉइंट। ठीक है, जो तना है उसे हम ब्रेन स्टेम बोलते हैं। तो ये बिल्कुल ब्रेन स्टेम के ऊपर लोकेटेड है पॉइंट, और जितना भी रिफ्लेक्स एक्शन है वो रिस्पॉन्सिबल होगा, उसके लिए रिस्पॉन्सिबल होगा पॉइंट। यानी कि ऊपर वाले ने क्या किया, जो भी ब्रेन था उसने ऑडिटरी ईयर इंफॉर्मेशन को लेके ऊपर सेरेब्रम में ले जाया, उसको प्रोसीड करवाया, उसके हिसाब से जो रिफ्लेक्स क्रिएट करने का काम है वो पॉन्स और सेरेब्रम करते हैं। सेरेब्रम क्योंकि मसल्स कॉन्ट्रैक्शन वगैरह सब देख रहा है, लेकिन उस मसल कॉन्ट्रैक्शन के लिए, सब चीजों के लिए जो सिक्रेशंस बॉडी में हो रहे हैं, जो रिफ्लेक्स एक्शन एक्चुअल में क्रिएट हो रहे हैं, वो ये पॉन्स डिसाइड करेगा कि अच्छा मसल को कॉन्ट्रैक्ट करना है
तो उसके लिए हमें न्यूरॉन को एसिटाइल कोलाइन भेजना है। ये काम कौन करेगा, और ये सेरेब्रम इंफॉर्मेशन भेज देगा कि अच्छा मसल के पास जो न्यूरॉन है वहां पे एसिटाइल कोलाइन भेज दिया जाए, ताकि इन दोनों के कंबाइंड फंक्शन से मसल का कॉन्ट्रैक्शन हो सके। तो जितना भी रिफ्लेक्स एक्शन है उसके लिए ये पॉन्स रिस्पॉन्सिबल है। ठीक है। इसके बाद आपका आता है मेडुला ऑब्लांगेटा। मेडुला ऑब्लांगेटा जो है ये आपका बॉटम ऑफ द ब्रेन स्टेम पे, यानी कि सबसे डाउन पोर्शन, इसके बाद फिर आपका नीचे स्पाइनल कॉर्ड स्टार्ट हो जाता है। ये आपका स्पाइनल कॉर्ड से कनेक्टेड है और ब्रेन स्टेम के ठीक नीचे से ये शुरू हो जाता है। सबसे लोवेस्ट पार्ट बेसिकली हम इसको बोल सकते हैं आपके ब्रेन का। अब ये मेडुला ऑब्लांगेटा जो है ये क्या क्या चीजें मेंटेन करता है, जितना भी हमारी बॉडी में वॉलंटरी इम्पोर्टेंट फंक्शन चल रहा है, जैसे हार्ट रेट, ब्लड वेसल्स का फंक्शन, डाइजेशन, रेस्पिरेशन, या फिर कोई चीज हम स्वेलो कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं, कफिंग स्नीजिंग, ये सब मेंटेनेंस का काम आपका मेडुला ऑब्लांगेटा का होता है। इसी वजह से मेडुला जो नर्व है ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है हमारे बॉडी के अंदर, क्योंकि वो एक मेडुला ऑब्लांगेटा से डायरेक्टली कनेक्टेड होती है। तो ये जितने भी प्रोसेस हैं, डाइजेशन, रेस्पिरेशन, कफिंग, स्नीजिंग, स्वेलोइंग, है ना, इनको याद करने के लिए फिर से वही हम अपना सकते हैं कि टोटल 6 नाम है यहाँ पे, है ना। अब इन 6 नामों में देखो, हार्ट, ब्लड वेसल्स और ब्लड प्रेशर, ये तीनों आपके कार्डियक सिस्टम से रिलेटेड होता है। तो हार्ट, ब्लड वेसल और ब्लड प्रेशर, इन तीनों को एक साथ याद कर लेंगे। उसके बाद दो जो आपके शन वाले नाम है, डाइजेशन, रेस्पिरेशन, और 3 जिनके आगे आईएनजी आ रहा है, स्वेलिंग, कफिंग और स्नीजिंग। ठीक है। डाइजेशन और रेस्पिरेशन तो याद रह जाएगा क्योंकि ये भी नेम है। इन तीनों के लिए हम एससीएस याद कर सकते हैं, SCS। आईएनजी वाले जो नाम है उनके आगे SCS है। 1 S फॉर स्वेलो, 1 C फॉर कफ एंड 1 S फॉर स्नीज। ठीक है। तो कौन कौन से फंक्शन होगा मेडुला ऑब्लांगेटा के? ये आपका हो गया हार्ट और ब्लड वेसल्स का फंक्शन मेंटेन करेंगे, ब्लड प्रेशर मेंटेन करेंगे, तीनों कार्डियक सिस्टम से रिलेटेड हो गए, डाइजेशन, रेस्पिरेशन दोनों शन वाले हो गए, और आईएनजी वाले SCS, स्वेलोइंग, कफिंग और स्नीजिंग। ठीक है। इसके बाद हम देखते हैं कि बॉडी का जो रेस्पिरेटरी सेंटर है, इसको बॉडी का रेस्पिरेटरी सेंटर भी कहा जाता है, जिसको योग की भाषा में अगर किसी ने सुना हो तो हम बोलते हैं अप्रकाश बिंदु। यानी कि आपकी बॉडी में जो रेस्पिरेशन हो रहा है उसका रिफ्लेक्स कहाँ से क्रिएटेड है, कहाँ से कंट्रोल्ड है, वो इस मेडुला ऑब्लांगेटा से। ठीक है। दैट्स व्हाई इट इज आल्सो नोन एज द रेस्पिरेटरी सेंटर ऑफ योर ब्रेन। ओके। अब इसके बाद जो सेकंड चीज आती है सेंट्रल नर्वस सिस्टम में, दैट इज द कॉर्ड एक्चुअली। ओके। ये बिल्कुल एक कॉर्ड का मतलब क्या हुआ, धागे जैसा पूरा स्ट्रक्चर होगा, काफी सारे धागों जैसा मिलके, इसको हम बोलते हैं स्पाइनल कॉर्ड। इस स्पाइनल कॉर्ड को प्रोटेक्ट करके रखती है स्पाइन के वर्टेब्रा, जो हमने स्केलेटल सिस्टम में देखे थे ना, बोन जैसे सिस्टम थे, और इसके बीच में आपका वो भी था, बोन्स को प्रोटेक्ट करने के लिए जो इंटरवर्टिब्रल डिस्क था, वो इंटरवर्टिब्रल डिस्क आपका स्पाइनल कॉर्ड से निकलने वाले जो वेस्टेज हैं उनके लिए भी रिस्पॉन्स, मतलब उनको भी एक्सक्रीट करता है, एक तरह से इसका एक्सक्रीटरी सिस्टम बन जाता है। तो यहाँ पे जो स्पाइनल कॉर्ड है ये ब्रेन और बाकी पूरी बॉडी में जितना भी नर्व है उन दोनों के बीच में कनेक्शन का काम करती है। क्योंकि अभी हमने बोला ना कि पीछे ब्रेन के इतने सारे पार्ट्स हैं, वो सब किस किस चीज के लिए रिस्पॉन्सिबल है, लेकिन कैसे रिस्पॉन्सिबल है, क्योंकि अभी तक तो वो कनेक्टेड ही नहीं। तो ब्रेन से स्पाइनल कॉर्ड निकल रही है, इस स्पाइनल कॉर्ड में एक्चुअली नर्व्स होती हैं। ठीक है। वो नर्व अपने प्रोजेक्शन को बॉडी के हर एक पोर्शन तक भेजती हैं, एक तरह से कनेक्शन सेटअप करती हैं। जैसे कि फोन की, टेलीफोन की लाइन हमने सेटअप कर दी, जो पहले के टाइम पे होते थे ना लैंडलाइन वाले फोन, उस तरह से। तो ये एक मेन सेंटर हो गया, यहाँ से जो मेन लाइन आई है, इस मेन लाइन के बीच बीच में से अलग अलग आपके कनेक्शन दे दिए जाएंगे। अब उस कनेक्शन से जब कोई नंबर डायल किया जाएगा तो वो कनेक्शन इस मेन लाइन से आएगा, मेन लाइन से आपके वो सेंटर पे जाएगा। उस सेंटर के पे जाने के बाद जिस जगह का नंबर मिला होगा, ये सेंटर उस जगह को प्रोसीड कर देगा कि भाई आपके लिए कॉल आई है, वहां पे रिंग कर देगा। वैसे ही पूरी बॉडी का फंक्शन हमारा चलता है। तो स्पाइनल कॉर्ड जो है क्या काम कर रही है, ब्रेन और बाकी पूरी बॉडी में उन लोगों के कनेक्शन का काम कर रही है। अब ये आपका फिर से 4 रीजन में डिवाइडेड है, और अगर हम स्केलेटल सिस्टम पढ़ चुके हैं तो नर्वस सिस्टम के नाम याद रखना हमारे लिए आसान हो जाता है। जो पार्टीशन यहाँ पे थे वही पार्टीशन सेम यहाँ पे होंगे। कौन कौन से? सर्वाइकल, जो ऊपर आपका गर्दन वाला हिस्सा है, थोरैसिक जो आपका बीच में लंग्स वाला हिस्सा है ना, जहाँ पे आपका रिब केज है। उसके बाद लंबर
जो आपका लोअर बैक वाला पोर्शन है, और लास्ट में आ जाता है आपका स्पाइनल नर्व। इन तीनों के बाद स्पाइनल नर्व, इसमें सेक्रम और कॉक्सिक्स नहीं आएगा, बिकॉज जो स्पाइनल कॉर्ड का लेंथ है वो केवल नंबर तक होता है। सेक्रम और कॉक्सिक्स पे वो स्पाइनल कॉर्ड नहीं जाता, सेक्रम और कॉक्सिक्स के ऊपर ही स्पाइनल कॉर्ड खत्म हो जाता है, उसके जो प्रोजेक्शन है वो सेक्रम और कॉक्सिक्स से निकल के लेग को सप्लाई करते हैं, ठीक है, जो आपकी मेन सायाटिक नर्व है। तो इसके 4 रीजन होंगे, कौन कौन से? सर्वाइकल थोरेसिक मेंबर, और उसके बाद आपके स्पाइनल नर्व। नर्व हम किसको बोलेंगे? जो ये जितना भी बाहर निकल रहा है ना, यहाँ पे जो प्रोजेक्शन आउट आ रहा है, ये सारे हमारे नर्व कहे जाते हैं। स्पाइनल नर्व बेसिकली हम इनको बोलते हैं। अब इन स्पाइनल नर्व में दो तरह की नर्व आती हैं, एक का नाम है अफेरेंट, एक का नाम होगा इफेरेंट। अगर आपको याद है, हमने किडनी वाला जो सिस्टम पढ़ा था, जब हमने रीनल वाला प्रोसेस देखा था, उसमें भी ये दो नाम आए थे, अफेरेंट और इफेरेंट। अफेरेंट का मतलब क्या हुआ? जो इंफॉर्मेशन को बॉडी से ब्रेन की तरफ लेके आ रहा है, मतलब कुछ ऐसे होंगे ना जो सेंस करने का काम कर रहा है, कि बॉडी में कुछ हुआ तो सेंस करेगा, ऊपर से जब फंक्शन के रिस्पॉन्स में जाएगा तो वो दूसरे नर्व के थ्रू जाएगा, ताकि वो रिस्पॉन्ड करे, वो आपका मोटर न्यूरॉन कहलाएगा। यानी कि अफेरेंट बेसिकली क्या होगा? जो आपके सेंसरी न्यूरॉन, अफेरेंट में क्योंकि इंफॉर्मेशन कैरी कर रही है, कहाँ से? पूरी बॉडी से ब्रेन तक, ठीक है। और इफेरेंट वो कहे जाएंगे जो ब्रेन से बॉडी के लिए कैरी कर रहे हैं, यानी कि एफेरेंट का दूसरा नाम हो जाएगा आपका क्या? ये आपके सेंसरी न्यूरॉन्स, और इफेरेंट न्यूरॉन्स का दूसरा नाम हो जाएगा आपका मोटर न्यूरॉन, ठीक है। इसके अलावा जब हम आगे चलते हैं तो हम ये देखते हैं कि जितना भी अब स्पाइनल कॉर्ड से स्पाइन्स निकल गए, वर्टिब्रास निकल गए, अब जो बचा हुआ सिस्टम है, यानी कि जो हाथ में, पैर में, गर्दन में, पूरी बॉडी के एंड तक जाएगा, वो पूरा आपका पेरिफेरल नर्वस सिस्टम कहलाएगा, ठीक है। तो ये पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में आपका जितना भी सेंट्रल नर्वस सिस्टम का फंक्शन है, उसके रेगुलेशन के लिए मेजर कंपोनेंट इसमें एग्जिस्ट करते हैं। जैसे कि जब हम पेरिफेरल नर्वस सिस्टम की बात करेंगे, तो ये जितना भी ऊपर से आपका क्रेनियन नर्व आ रही है, या फिर आपकी थोरेक्स में जो नर्व आ रही है, जो हार्ट बीट को कंट्रोल कर रही है, सारा जितना भी सिस्टम है, ये पूरा का पूरा हमारा पेरिफेरल नर्वस सिस्टम कहलाएगा, ठीक है। अब इस पेरिफेरल नर्वस सिस्टम के भी फिर से पार्टीशन है। पार्टीशन यानी कि इसको हमने फिर से कुछ पार्ट में डिवाइड किया है। पहला आपका सोमैटिक नर्वस सिस्टम, दूसरा ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम। अब सोमैटिक और ऑटोनॉमिक, इनको देख लेते हैं कि क्या है। सोमैटिक की जब हम बात करते हैं, तो पर्टिकुलरली सोमैटिक नर्वस सिस्टम मोटर सेंसरी इंफॉर्मेशन को कैरी करने के लिए, जितना भी हमारी बॉडी में कुछ भी स्टिमुलस आ रहा है, उस स्टिमुलस को समझने का और उसको कैरी करके लेके जाने का काम पूरा सोमैटिक नर्वस सिस्टम का है। और इसमें अगर हम देखेंगे तो ये नर्व से बना होता है, साथ में इसमें स्किन भी इन्वॉल्व है, सेंसरी ऑर्गन इन्वॉल्व है, स्केलेटल मसल्स होते हैं। यानी कि सोमैटिक नर्वस सिस्टम वो पूरा है जो आपकी बॉडी का लगभग लगभग आउटर पोर्शन है, जो स्टिमुलस को कैरी कर रहा है, ठीक है। तो सोमैटिक नर्वस सिस्टम मोटर कैरिंग सेंसरी इंफॉर्मेशन को कैरी करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होगा, साथ ही साथ जो स्किन स्केलेटल मसल्स है, जितना अपर पोर्शन है बॉडी का, उस सब के लिए रिस्पॉन्सिबल है। साथ में जो कुछ वॉलेंट्री मसल्स हैं, जैसे हमारा बाइसेप्स हो गया, या रेक्टस फीमोरस हो गया, काफ मसल्स हो गया, इन सब पे जब कोई एक्सटर्नल स्टिमुलस आएगा, तो इनके एक्सटर्नल स्टिमुलस आने के बाद मसल का मूवमेंट कराने के लिए, वॉलेंट्री मूवमेंट कराने के लिए भी सोमैटिक नर्वस सिस्टम रिस्पॉन्सिबल। जितना भी बॉडी में टचिंग साइट, ये सारे हम स्टिमुलस ही समझते हैं हमारे, जो हम बाहर से देख रहे हैं, जो उत्तेजक बेसिकली इनको कहा जाता है, यानी कि जो शरीर में जाके जिनकी वजह से शरीर में कुछ ना कुछ उत्तेजना पैदा हुई है ना। तो ये सोमैटिक नर्वस सिस्टम की मदद से भी आपकी बॉडी कुछ ना कुछ प्रोसेस कर पाने में सक्षम है। ये उस हिस्से को डिनोट कर रहा है जहाँ पे हम वो इंफॉर्मेशन अंदर तक लेके जाते हैं। इसके बाद जो नर्व आपके बॉडी में अफरेंट सेंसरी न्यूरॉन्स होंगे, ये काम करेंगे सिस्टम को न्यूज पहुंचाने का, और जो मोटर न्यूरॉन होंगे ये काम करेंगे कंडक्शन ऑफ दैट रिस्पॉन्स अकॉर्डिंग टू द रिक्वायर्ड सिस्टम। तो एफेरेंट और इफेरेंट का काम क्या होगा? जैसे कि यहाँ पे वीडियो में शो किया गया है,
कि एफेरेंट की जब हम बात करेंगे, ए से जो स्टार्ट होगा, ये नर्व से ऊपर तक सिस्टम सेंस लेके आया ब्रेन तक, ब्रेन ने उसे प्रोड्यूस किया और एफेरेंट नर्वस सिस्टम के थ्रू उसने फॉरवर्ड उसको कर दिया, आउटवर्ड। ठीक है, तो एफेरेंट का काम होगा इनवर्ड कंडक्ट करना किसी सेंस को, और इफेरेंट का काम होगा आउटवर्ड डायरेक्शन में कंडक्ट करना किसी भी सेंस। इस तरीके से एफरेंट न्यूरॉन जो है इंफॉर्मेशन को लेके जाएगा, जो अभी हमने डिस्कस किया है कि एफरेंट न्यूरॉन पहले इंफॉर्मेशन को कहाँ तक लेके जाएगा, सेंट्रल नर्वस सिस्टम तक, जिसको हम सेंसरी न्यूरॉन भी बोलते हैं। इसके बाद इफेरेंट जो है ये सेंट्रल नर्वस सिस्टम से मसल्स तक वापस इसको लेके आएगा, जिसकी वजह से हम इसको मोटर न्यूरॉन बोलते हैं। ठीक है, इस तरह से डायग्राम में शो किया गया है। अभी इसके बाद जो ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम है, इसके फिर से दो पार्ट होते हैं, सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक। जैसे हमारे डायएंथेफ्लॉन के दो पार्ट थे, थैलेमस और हाइपोथैलेमस, वैसे ही ऑटोमेटिक का मतलब जो ऑटोमेटिक फंक्शन कर रहा है, इसमें वॉलंटरी एक्शन नहीं है। ठीक है, जो हमारा अभी सोमैटिक नर्वस सिस्टम था उसमें मतलब इसका वॉलंटरी एक्शन इन्वॉल्व था, यहाँ सॉरी यहाँ पे जो आपका ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम है, इसमें बॉडी का जितना भी ऑटोमेटिक प्रोसेस है वो इन्वॉल्व। तो ये अगेन फिर से दो पार्ट में डिवाइडेड है, एक आपका सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम, दूसरा आपका पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम। तो सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम हम इसको बोलते हैं जो फ्लाइट और फाइट मोड। फ्लाइट और फाइट का मतलब क्या है, योर बॉडी विल इधर कम इनटू द फाइट सिचुएशन या फ्लाइट सिचुएशन, या तो वो बिल्कुल जैसे ऐसा होता है कि कई कई बार इंसान अपना सेंस खो देता है तब से बेहोश हो जाता है, या फिर वो फाइट करता है उस चीज के लिए। तो दोनों ही केसेस में जिस टाइम पे आपकी बॉडी रेस्ट में नहीं है बेसिकली, उस टाइम आपका सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम एक्टिवेटेड रहता है, या फिर हम ये कह सकते हैं कि सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम की मदद से बॉडी में वो सारे फंक्शन होते हैं जो बॉडी को वर्क करवा रहे हैं, फ्लाइट की कंडीशन में या फाइट की कंडीशन में, दोनों ही केसेस में। इन केस पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम की हम बात करते हैं, तो ये आपका रेस्ट एंड डाइजेस्ट वाला पोर्शन। रेस्ट एंड डाइजेस्ट का मतलब जब आपकी बॉडी नॉर्मल सिचुएशन में है, यानी कि जिसकी मदद से बॉडी पूरे नॉर्मल सिचुएशन में वापस आती है। फॉर एग्जाम्पल अगर हम कहें किसी ने 120 राउंड्स, और सपोज 120 तो हमने ज्यादा बोल दिया, 120 राउंड अगर किसी ने या फिर 12 राउंड भी अगर किसी ने सूर्य नमस्कार के किए हैं, तो जिस वक्त वो सूर्य नमस्कार कर रहा है उस वक्त उसकी बॉडी फाइट और फ्लाइट मोड में है ना, क्योंकि उस टाइम उसकी बॉडी में बहुत सारे प्रोसेसेस चल रहे हैं, तो सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम एक्टिवेटेड होगा। लेकिन जब आराम से बैठने के या फिर शवासन करने के बाद रिलैक्स करते हैं, प्राणायाम करते हैं, बॉडी को पूरी तरह से लूज छोड़ देते हैं, उस वक्त पे आपका कौन सा नर्वस सिस्टम काम कर रहा होगा, पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम, जो बॉडी को वापस से नॉर्मल कंडीशंस में लेकर आएगा। ठीक है, जो हार्ट रेट को नॉर्मल करेगा, आपके ब्रीथिंग को नॉर्मल करेगा, ये सब। तो जितना अभी तक हमने देखा, एक बार फास्ट रिकैप कर लेते हैं कि नर्वस सिस्टम जो है क्या काम करता है, बॉडी के एक्टिविटीज को कोऑर्डिनेट करने का, अडेप्ट करने का और रिस्पॉन्ड करने का। ठीक है, इसके बाद हमने देखा था कि नर्वस सिस्टम के दो पार्ट्स हैं, अगर हम इसको डिटेल में देखेंगे तो एक है आपका सेंट्रल नर्वस सिस्टम, एक है आपका पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। सेंट्रल नर्वस सिस्टम के अंदर आपके दो पार्ट्स आएंगे, कौन कौन से, ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड। ब्रेन के अंदर कौन कौन से पार्ट थे, छह नाम थे यहाँ पे, सेरेब्रम जो सबसे ऊपर वाला पार्ट है, सेरेबलम जो बैक साइड वाला है, डायएंथेफ्लॉन जो सेंटर में था। डायएंथेफ्लॉन के फिर से दो पार्ट्स हैं, थैलेमस एंड हाइपोथैलेमस। डायएंथेफ्लॉन के नीचे जो तीन थे वो तीनों एक ही लाइन में थे, कौन कौन सा, मिड ब्रेन, पॉन्स एंड मेडुला ऑब्लांग। इसके बाद जो आपका स्पाइनल कॉर्ड है, स्पाइनल कॉर्ड में हमने क्या देखा कि ये लिंक बनाएगा ब्रेन और पेरिफेरल नर्वस सिस्टम के जो नर्व है उन दोनों के बीच में। ठीक है, इसका मेन फंक्शन क्या था कि ये प्लेस का कहाँ होगा बेसिकली, इसका सर्वाइकल वर्टिब्रा जो है उनके बीच में इसके लिए प्लेस बना होता है, जिसको वर्टिब्रल फोरामेन बोलते हैं। जो स्पेस खाली होता है ना जहाँ से गुजर रहा है, उसको वर्टिब्रल फोरामेन बोलते हैं। स्पाइनल रीजन में कौन कौन से रीजन आएंगे, सर्वाइकल, थोरैसिक, लंबर एंड इसके अलावा अफरेंट एंड इफेरेंट स्पाइनल में, ये चार पार्टीशन होंगे आपके स्पाइनल कॉर्ड के।
इसके बाद आपका आ जाएगा ये क्या, सेंट्रल नर्वस सिस्टम। ठीक है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम में एक इम्पोर्टेंट चीज क्या है कि जो स्पाइनल कॉर्ड का लेंथ है वो केवल लंबर तक जाता है, सेक्रम और कॉर्टेक्स तक नहीं जाता। ठीक है, इसके बाद आ जाएगा पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, जिसमें हमने देखा कि नर्वस सिस्टम आउटसाइड ऑफ द ब्रेन से स्पाइनल कॉर्ड तक कुछ स्टिमुलस भेज रहा है, उसके अकॉर्डिंग बॉडी रिस्पॉन्ड कर रही है। तो आउटसाइड ऑफ से जितना भी फंक्शन कंट्रोल है वो सोमैटिक या ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम रिफ्लेक्ट करके दिखाएगा। तो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम यानी कि जितना भी सेंट्रल नर्वस सिस्टम के अलावा न्यूरॉन्स और नर्व फैले हुए हैं वो पूरा पेरिफेरल में है, जिसके पीछे दो पार्ट है, सोमैटिक एंड ऑटोनॉमिक। सोमैटिक के अंदर आपका वो सारा फंक्शन आ जाएगा जितना भी बॉडी क्या काम कर रही है, स्लाइड फाइट वाला है ना। ऑटोनॉमिक के अंदर आपके फिर से दो पार्टीशन आ जाते हैं, कौन कौन से दो पार्टीशन, सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक। ठीक है, तो इस तरह से पूरा जो हमारा नर्वस सिस्टम है वो इन 6-7 चीजों में डिवाइड है। तो अब थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। ओके, यस, जी बोलिए। एक डाउट था। हाँ बताइए। एफरेंट न्यूरॉन और इफरेंट न्यूरॉन था, एक बार अगर आप एफरेंट न्यूरॉन और इफरेंट न्यूरॉन अगर आप बता दें। हाँ देखो, एफरेंट का मतलब क्या है, जो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम से सेंसेस को लेके ब्रेन तक जा रहा है। ठीक है, फॉर एग्जांपल अगर मैं बोलूँ हाथ में कोई चीज का स्टिमुलस है, मतलब हाथ पे कोई चीज पिंच कर रही है, या फिर मैं अपने हाथ को खुद ही पिंच कर रही हूँ, मैं अपनी स्किन को पिंच कर रही हूँ, तो स्किन के पिंच करते हुए यहाँ पे जो सेंसरी न्यूरॉन है वो लेके जा रहा है इन्फॉर्मेशन को कहाँ तक, स्पाइनल कॉर्ड तक। स्पाइनल कॉर्ड की मदद से वो ब्रेन तक जा रही है, तो ब्रेन को ये पता चल रहा है कि ये पिंचिंग है, थोड़ी देर बाद ये इसको ऑटोमेटिकली इधर वाले मसल्स को वर्क कराएगा कि नहीं इसको छोड़ दो क्योंकि यहाँ पे नुकसान हो सकता है। ठीक है, तो ये जो सेंस ऊपर तक लेके गया ये आपका अपेरेंट न्यूरॉन के थ्रू जाएगा, लेकिन दूसरे हाथ को जो इन्फॉर्मेशन मिली कि इसको छोड़ दो, ये मोटर न्यूरॉन के थ्रू है। यानी कि जो इन्फॉर्मेशन अंदर की तरफ ब्रेन की तरफ लेके जा रहा है वो अपेरेंट, और जो ब्रेन से बाहर की तरफ लेके आ रहा है वो मोटर न्यूरॉन या फिर इफेरेंट। अपेरेंट अंदर की तरफ जाएगा, इफेरेंट बाहर की तरफ जाएगा। जो ये है ये सेंट्रल नर्वस सिस्टम का पार्ट है या फिर पेरिफेरल नर्वस सिस्टम का, या फिर दोनों? ये दोनों में इन्वॉल्व है, दोनों में इन्वॉल्व है, इसलिए इन्वॉल्व है क्योंकि जो आपका नर्व है वो एंट्री तो यहाँ पे है, लेकिन स्पाइनल कॉर्ड के साथ वो प्रोजेक्शन है ना उनके, उनके साथ तो न्यूरॉन हमारे जुड़ के काम कर रहे हैं। तो जो आप पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में देखोगे वहां पे भी आपका अफेरेंट इफेरेंट न्यूरॉन आएंगे, लेकिन ये जाके जिस पोर्शन से स्पाइनल कॉर्ड से जुड़ रहे हैं वो तो स्पाइनल कॉर्ड का ही हिस्सा है ना, तो वो वाला पोर्शन स्पाइनल कॉर्ड को वो ट्रांसफर कर देगा, वहां से फिर वो सेंट्रल नर्वस सिस्टम का हिस्सा बन जाएगा। तो एफेरेंट और इफेरेंट दोनों का पार्ट है। और मैम नर्व्स जो होती है एफरेंट नर्व्स वो सीएनएस का पार्ट है या फिर वो भी दोनों का पार्ट होता है? एफरेंट नर्व्स डिपेंडिंग ऑन कि आप पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में देख रहे हो या सेंट्रल में देख रहे हो, क्योंकि नर्व एंडिंग की अगर बात करें तो वो पेरिफेरल, लेकिन अगर स्पाइनल कॉर्ड की स्पाइनल नर्व की बात करें तो वो आपका सीएनएस का हिस्सा है। ठीक है, दो चीजें हैं कि स्पाइनल कॉर्ड अपने आप में अकेली नहीं, स्पाइनल कॉर्ड के कुछ प्रोजेक्शन बाहर तक निकले, है ना, जो अभी हमने देखा कि सीएनएस के 4 पार्ट थे, सर्वाइकल, थोरैसिक, लंबर, और उसके अलावा एफेरेंट और इफेरेंट नर्व, है ना। एफरेंट डिफरेंट वो हम ये समझ सकते हैं कि उसका छोटा छोटा पोर्शन है, जैसे जियो फाइबर के डब्बे लगे हैं ना वाईफाई वाले, तो इनका एक पोल लगा है एक जगह में, और उसके बाद इन्होंने बॉक्सेस लगा दिए हैं, लेकिन अगर किसी को अपने घर में एक और बॉक्स लगवाना है तो वो उस बॉक्स से तार खींच के वहां तक लेके जा रहे हैं, तो वो जो एक बॉक्स है वो एक बॉक्स तो मेन सिस्टम का ही हिस्सा है। सेम वैसे ही उसी बॉक्स से एक प्रोजेक्शन निकला है जो एक घर तक गया है, तो वो जो एक बॉक्स है वो इधर भी काउंट होगा और वो इधर भी काउंट होगा, यानी कि उसके दो कनेक्शन है। सेम वैसे ही स्पाइनल कॉर्ड को जब आप देखोगे तो स्पाइनल कॉर्ड के खुद के प्रोजेक्शन निकले हुए हैं, वो आपके एफेरेंट और इफेरेंट न्यूरॉन्स हैं। उसके बाद जब वो दूसरे न्यूरॉन से कनेक्ट होते हैं, नर्व से कनेक्ट होते हैं जो पेरिफेरल सिस्टम तक जा रही है, तो वहां से लेके स्पाइनल कॉर्ड तक जो लेके आ रहा है वो आपका
पेरिफेरल नर्वस सिस्टम का हिस्सा होगा, लेकिन जब वो स्पाइनल कॉर्ड वाले प्रोजेक्शन के साथ कनेक्ट हो गया और स्पाइनल कॉर्ड में वो इन्फॉर्मेशन चली गई, तो फिर वो न्यूरॉन कहा जाएगा। ठीक है, उसके बाहर जो होगा वो नर्व कहा जाएगा, स्पाइनल कॉर्ड वाला जो होगा वो न्यूरॉन कहा जाएगा। तो सीएनएस में एफरेंट इफरेंट न्यूरॉन आ जाएंगे, पेरिफेरल में एफरेंट इफरेंट नर्व आ जाएंगे। ठीक है, ओके, और किसी का कोई क्वेश्चन, एनी डाउट?